ये कहना कि हम इंतज़ामी अमूर 149(3) के तहत संभाल सकते हैं, ये सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को जो है वो फौरी तौर पे मुस्तफी होना चाहिए। सिंध इस मुल्क की एक अहम इकाई है। एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ दिस गवर्नमेंट। आइन का एहतराम था, है, रहेगा। हम सूबाई खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। आपकी हुकूमत को बिला वजह छेड़छाड़ का कोई इरादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इस सेगमेंट में मुबशर जैदी साहब। दो राय में ना सिर्फ वो अटेंड करेंगे लेकिन किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं हैं। ज़रा हटके के को एंकर हैं और तवील सहाफ़ती तजर्बा भी रखते हैं। और साथ में जबरान नासिर साहब समाजी कारकुन हैं और वकील भी हैं, कराची के अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। आज मौज़ूए गुफ्तगू कराची शहर और सिंध सूबा है। याद रहे कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो तारीखी डोमिनेंस थी उसको तोड़ा और कराची शहर में मुंतखब हुए। लेकिन साथ में सिंध सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी डोमिनेंस को लगातार रखा और फिर से मुंतखब हुई। सिंध का कहना यह है, सिंध सूबे के नुमाइंदों का कहना यह है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारे ही ज़रिए सब कुछ हो सकता है। कराची शहर का मुस्तकबिल का जो मंजिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंध हुकूमत के दरवाज़े के थ्रू जा सकता है। दूसरी जानिब वफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ना सिर्फ एक हाई पावर्ड कमेटी को तश्कील दी है, वो कमेटी जो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब की सरबराही में पॉलिसीज़ सामने रखी कौम के और वफाकी हुकूमत के, उन पर भी तनकीद हुई कि सिंध सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। तो कल सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अरकान को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों जो कंट्रोवर्सी और ख़बरों का ज़ीनत बना रहा है वो आइन का आर्टिकल 149(4) है। वज़ीर कानून का कहना यह है कि आर्टिकल 149(4) को भी प्रेजेंट टू सर्विस किया जा सकता है। ये वो आर्टिकल है जो कहता है कि वफाक के इख्तियारात सूबे के ज़रिए भी प्रेजेंट टू सर्विस किए जा सकते हैं। तो अब इस सब पे डिस्कशन तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने क्या कहा इसी आर्टिकल के मुतालिक। 94 किसी सूबे बनाने की बात नहीं करता। दिखा दें, कोई मुझे दिखा दे, या मैंने कहीं कहा हो। मैंने तो अपने जो सिंधी प्रेस के सारे भाई थे उनको सेटिस्फाई किया, उनका हाँ सही आपने कभी नहीं कहा। जब नहीं कहा तो फिर भी आप ये बात अगर कहीं से हो रही है तो ये पॉलिटिकल एंगलिंग है। ये उनका हक है, पॉलिटिकल एंगलिंग उनका हक है जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी जानिब सईद गनी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और सिंध हुकूमत से है, उनका भी सुन लेते हैं क्या बयान था इसी के जवाब में। कराची पे जो कमेटी बनाई, हम समझते हैं कि ये कराची के मसाइल का हल नहीं है। और दूसरी इसकी जो मैं समझता हूँ अफसोसनाक पहलू है कि आप सूबाई हुकूमत को बिल्कुल एक तरफ आपने रखा हुआ है कि हम खुद ही फैसले करेंगे, खुद ही बनाएंगे। यही कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी में हुआ, यही क्लीन कराची में उन्होंने, खैर वो बाद में आके कहा कि मदद करें, हमने कर दी, लेकिन जब शुरू करते हैं तो हमें नहीं पूछते हैं। ये बात इनकी समझ में होनी चाहिए कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो सूबाई हुकूमत की मर्जी और अप्रूवल के बगैर। अच्छा, ये वजाहत करता चलूँ कि सईद गनी साहब ने ये बात की थी 11 सितंबर को। पहले आर्टिकल 149(4) को भी देख लेते हैं। वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो फेडरेशन की है वो इस हद तक भी एक्सटेंड करती है कि सूबे को डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं कि उस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को किस तरह एक्सरसाइज किया जा सकता है। मुबशर साहब, पहले आपके साथ शुरू करते हैं। सर, यहाँ जो एक आपको नज़र आ रहा है बहरान है वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे और ज़िमनी सतह पे, तो कितनी देर तक एक दूसरे पे ही उंगलियां उठाते जाएंगे? इसका हल क्या है जनाब? देखिए असद, मेरे ख्याल में इसका हल इस दौरे हुकूमत पे तो नहीं हो पाएगा। और जब तक कराची एक क्लियर मैंडेट नहीं देता चाहे वो सूबाई सतह पर हो या कौमी सतह पर हो या जो है लोकल बॉडीज़ की सतह पर हो, तीनों जगह डिफरेंट मैंडेट्स हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये
तीन सियासी जमातों की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो तो कराची वालों का हो रहा है। वो जिससे भी सवाल पूछते हैं कि भाई ये मसाइल क्यों हैं, वो कहता है कि दूसरे की वजह से हैं, दूसरे से पूछते हैं वो कहता है तीसरे की वजह से हैं। उसके बाद आपने देख लिया कि जनाब एक जो है लड़ाई चलती रहती है। मुझे लगता है कि जब से अल्ताफ़ हुसैन की डोमिनेंस ख़त्म हुई है इस शहर में, तो इस शहर को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो अपना एक जो मैंडेट है इस शहर का वो उन्हें ही दे जिनको वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। मगर जिस तरह से पीटीआई को यहाँ मैंडेट मिला उसके बाद आप देख लें पीटीआई वाले तो यहाँ कोई अली जैदी के अलावा नज़र नहीं आता। वो भी इस्लामाबाद से कभी दौरा कर लेते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी है उन्होंने जो है वो मकामी हुकूमत को काम नहीं करने दे रहे। मकामी हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत पे सारी जिम्मेदारी डाल रही है। तो कराची तो वो बदनसीब शहर है जिसको कोई भी अपना नहीं समझता। तीन बड़ी जमातें मुल्क की जो हैं वो कहने को तो कराची की दावेदार हैं मगर करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। अच्छा जिब्रान साहब, आपने बहुत दिलचस्प एक ट्वीट किया था जिसमें जिस तरह अभी मुबशर साहब कह रहे थे कि कोई कराची शहर को ओन नहीं करता, बल्कि ये कराची के नाज़िम वसीम अख्तर साहब का भी कहना था। आपने ट्वीट किया सर कि इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग आर्टिकल 149 जो आर्टिकल 149 है जिसका हमने अभी जिक्र किया था, तो आर्टिकल 140A भी काबिल तवज्जो है जो बात करती है ज़िमनी हुकूमतों की कि ये जो इख्तियारात हैं इनको अब ज़िमनी सतह तक तो मुंतकिल करें। जनाब सूरत हाल आपके सामने है, चाहे वो कचरे का ढेर हो, चाहे वो मक्खियों का हमला आवर होना हो, चाहे वो बेसिक म्यूनिसिपल सर्विसेज का कलैप्स हो। किस तरह देखते हैं जिब्रान साहब, आर्टिकल 140 से कितना दूर है? सर जी बात इतनी सी है कि कराची जो है वफाक और सूबे का मसला नहीं है, कराची सूबे और शहरी हुकूमत का, लोकल गवर्नमेंट का इशू है। इसलिए मैंने बात की थी आर्टिकल 148, जो कि वो आर्टिकल 148 कहता है कि आपने लोकल गवर्नमेंट्स को पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफर करनी है। हम इस वक्त जब बात करते हैं कि जी कराची के ऊपर फोकस पीटीआई का है, भाई सिंध के बाकी शहरों में कोई हालात बेहतर नहीं है, इससे बुरे हैं। सिर्फ कराची के शहरियों का दर्द क्यों खान साहब को है? खान साहब क्या सिर्फ कराची के वजीर आजम हैं? पहली बात तो ये बात तो फिर उनको पूरे सिंध के हवाले से करनी चाहिए थी। तो इसलिए ये एक बदनीयती नजर आती है, पावर ग्रैब नजर आता है। ये सिंध के अरकान को इस कमेटी में शामिल करना बाकी जो इलाकों के हैं ये आफ्टर थॉट नजर आता है, चूंकि नीयत जो है वो बड़ी आया और वाज़ेह हो रही है। बुनियादी बात इसके साथ एक ये भी है कि देखिए जो हुकूमत लड़ झगड़ के कि हमें अस्पतालों का कंट्रोल दिया जाए, ये वफाक की जिम्मे में आते हैं जो बड़े अस्पताल हैं शहर के, और फिर रोना कि जी हमारे पास तो फंड ही नहीं इनको चलाने के लिए। जो हुकूमत जिसके मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग नारा लगाते हैं कि जी पूरा कराची 2 हफ्ते में साफ कर दूंगा, और नारा लगाने के बाद तमाम अदाकारों से, मॉडल से, एक्ट्रेस से ट्वीटें कराने के बाद, सेलिब्रिटी रेड कारपेट करने के बाद कहते हैं कि जी अब कराची ही अपनी जेब से 175 करोड़ रुपए निकाल के दे इस शहर को साफ करने के लिए, तो कैपेसिटी है नहीं इस गवर्नमेंट की इस शहर को चलाने के लिए जो वफाक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए जी कराची में मसला क्या है। एमडीए मली डेवलपमेंट अथॉरिटी केएमसी को रिपोर्ट नहीं करती, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केएमसी को रिपोर्ट नहीं करती, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी केएमसी को रिपोर्ट नहीं करती, 6 कंटोनमेंट जो कराची के हैं वो केएमसी को रिपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा जो केपीटी की अपनी प्रॉपर्टी है जो अली जैदी के डायरेक्ट कंट्रोल में आती है, जिसमें सईद गनी का इंटरफेरेंस नहीं है, जिसमें वसीम अख्तर का इंटरफेरेंस नहीं है, जो अली जैदी पूरा कराची साफ करना चाहते थे, क्या केपीटी के लैंड को उन्होंने मॉडल बना दिया है? क्या वहां के स्कूल चल पड़े हैं? क्या वहां का कचरा उठ चुका है? क्या वहां की पाइपलाइन और ड्रेनेज ठीक हो गई है? आप चाहते अपने अंडर जो कंट्रोल में जगह है उसका मॉडल बनाते हैं, मगर क्यों पूरे कराची का ऐलान पहले दिन क्यों करना है? क्योंकि खबरों में इंटरेस्टेड हैं, फीते काटने में इंटरेस्टेड है, जो 1 साल से हुकूमत गिमिक्री की हुकूमत है उसमें इंटरेस्टेड है। अनफॉर्चुनेटली दूसरी बदनसीबी हमारे पास ये है कि केपी में जो हुकूमत बनती है वो पेशावर के अंदर भी सीटें लेती है, पंजाब में जो हुकूमतें बनती हैं वो लाहौर में भी सीटें लेती हैं। अनफॉर्चुनेटली सिंध के साथ ये है कि जो बाकी सिंध के शहरों से हुकूमतें लोग एमपी एमएनए जीत के आते हैं वो कराची के अंदर कुछ कर नहीं पाते, इसलिए कराची का और बाकी जो रिलेशनशिप है वो एक टग ऑफ वॉर में हमेशा रहता है। हमें बाकायदा इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहां लोकल मेयर्स इतने इवॉल्व होते हैं, उनकी पावर्स इतनी स्पेसिफिक होती हैं कि वो अपने मुल्क के, अपनी शहर के एम्प्लॉयमेंट लॉज, लेबर लॉज, जेंडर इक्वालिटी लॉज, क्योंकि देखिए कराची कॉस्मोपॉलिटन शहर है, इसमें तमाम एथनिसिटीज रहती हैं, इसकी सेंसिटिविटीज भी अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट भी अलग है। यहाँ के मेयर के इख्तियारात भी बाकी शहरों से हट के होने चाहिए,
उस हवाले से हम काम करते। जनाब इस पे भी में लगे बशीर साहब, आपने अपने शो का ये सब्जेक्ट भी रखा और अभी डॉन में एक रिपोर्ट भी आई है। जिब्रान साहब, मैं आपकी राय ज़रा इसमें शामिल करना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है कि कराची शहर में सूबाई हुकूमत का और कुछ आपके लैंड माफियाज हैं, उनका बहुत नुमाया गठजोड़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। उसी सिलसिले में अदालत उज़्मा के फैसले आए, रिव्यूज़ भी मुस्तरद किए गए, फिर इम्प्लीमेंटेशन वर्डिक्ट्स आए जिसमें बैरिया टाउन का नाम भी ले लेते हैं, वो सबके सामने है जनाब। लेकिन अगर आप ये पिछली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी देखेंगे, वही सिलसिला जारी है, वही पुलिस लोगों को कोर्स कर रही है, निकाल रही है, उनके ही रिबटल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं खबरों में कि बहरिया टाउन एक ओएसिस है, तरक्की पसंद ओएसिस है, किसी को कोर्स नहीं किया जा रहा। अगर उनको कोर्स किया जा रहा है तो वो FIR क्यों नहीं कटाते? वो इसलिए नहीं कटाते क्योंकि इसमें पुलिस भी शामिल है। तो जनाब, जब इतना बड़ा रैकेट आपके सामने चल रहा है और बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे इसमें फ्रंट एंड सेंटर हैं, तो इसको किस तरह रोका जाए और कैसे रोका जाए? और क्या ये कहना कि इसको रोका जाना चाहिए वो भी गलत है? सर, पहली बात तो ये कि 2-3 चीजें आपके सामने रखूं, फिर ये बहरिया टाउन वाले इशू पे भी आता हूँ। इस शहर में इंक्रोचमेंट के नाम पे आपने हजारों लोगों को बेघर किया, दुकानें उनकी तोड़ी, जरिया माश के जरिए उनके बंद किए, उन लोगों पे हाथ रखने के लिए कोई पार्टी सामने नहीं आई। के इलेक्ट्रिक ने लाशों के ढेर यहाँ पे लगा दिए, खंभों से चिपक के, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक तड़प तड़प के चिपक के मरते रहे, कोई पार्टी सामने हाथ रखने के लिए नहीं आई। बल्दिया फैक्ट्री फायर केस आपके सामने है, सिविल सोसाइटी ने केस लड़ा, इन लोगों को, खानदानों को, अफेक्टेड फैमिलीज को कॉम्पनसेशन दिलाई, कोई पार्टी सामने नहीं आई। सैनिटेशन वेस्ट का मसला, जी सैनिटेशन वेस्ट का मसला आप डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। हीट वेव के अंदर यहाँ पे रोज हर साल जो है अमवात होती हैं, कम होती हैं बेशक, मगर कोई पॉलिसी सामने नहीं आती। अब आते हैं बहरिया टाउन के ऊपर। पहली बात तो ये जी कि let it say on my own responsibility as an advocate of the High Court. For me, my understanding is कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो एक ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में आप जब किसी इंसान के नैब रेफरेंसेस रोक देते हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच का काम नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन बेंच के जो TORs तय हुए हुए हैं उसके अंदर नैब के रेफरेंसेस के हवाले से उनको कोई इख्तियार नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये 450 अरब रुपए का, जो कि पेनीज है मलिक रियाज के, ये क्या कहते हैं टैप ऑन द रिस्ट देके उनको छोड़ दिया, आपने उनको एम्बोल्डन किया। दूसरा, इस शहर की शराफिया जिसने फैसले करने हैं, जो कि एलीट सर्कल है आम शहरियों का, वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि बहरिया टाउन में हमारा प्लॉट हो जाए, तो वो भी लैंड ग्रैबिंग के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तीसरी बात, हमारी कौम की एक फितरत भी आप समझिए, मलिक रियाज बहरिया टाउन लोगों को एक गांव गोट उजाड़ के उनकी जमीनों से उनको दूर करके उनका हक मारता है। हम इसका कम बुरा बनाते हैं, मगर उसी चोरी के पैसे से अगर वो 50-60 लाख रुपए टीवी पे टेलीथॉन करके खैरात कर देता है कि किसी का ट्रांसप्लांट करा दिया, किसी का डायलिसिस करा दिया, तो हम कहते हैं जी मलिक साहब जिंदाबाद। ये वो कौम है जो रमजान शो के अंदर जो आपको गिफ्ट बांटे जाते हैं ना, उम्रों के टिकट के बांटे जा रहे होते हैं और गाड़ियां बांटी जा रही होती हैं, और उन्हीं चैनल्स ने 6-6 महीने तक अपने कैमरामैन की तनख्वाह नहीं दी होती। ये खैरात को अप्रिशिएट करने वाली कौम है, मगर हक के बारे में सवाल नहीं करती। हम सबकी इज्तिमाई कैफियत है जो इस वक्त सिर्फ वो, देखिए हम इस वक्त बड़ी बात करते हैं कि सियासत जो है वो क्या हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट आइन की तो बात ही नहीं आती। इसी तरह सहाफत भी है, वो क्या हो गई है कि जब एक इंग्लिश डेली डॉन ने एक आर्टिकल छापा जिसमें नजिया अली सैयद ने अपना नाम दिया कि ये मेरी स्टोरी है, मैं ओन कर रही हूं, तो उसके अगेंस्ट एक और इंग्लिश डेली एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आर्टिकल छपा है जिसमें किसी जुर्रत नहीं नाम देने की जी आर कॉरेस्पॉन्डेंट, क्यों? चूंकि स्पॉन्सर्ड पीस था, कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना नाम उस पीस ऑफ ट्रैश के ऊपर नहीं लगाएगा जिसको उन्होंने छापा, और इस प्रोपेगेंडे की मत से या नहीं। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज एक वसूख से आपके सामने रख रहा हूं। आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले की बात है, मई का महीना था, 12 मई की तारीख थी, इस्लामाबाद में एक निजी टीवी चैनल है ARY, उनके एक शो की रिकॉर्डिंग में एक स्टेज गिरा था। वो स्टेज गिरा था बहरिया इनकलेव की जमीन के ऊपर, 225 लोग उसमें जख्मी हुए थे। इसके ऊपर जब शोर मचा तो चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार ने सुओ मोटो लिया, जो उसकी प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने शाया की, उसमें इसको बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई। मगर मैं नहीं जानता साकिब निसार के ऊपर क्या चीज प्रेवेल कर गई कि 2.5 साल हो गए उस सुओ मोटो की कभी कोई हेयरिंग नहीं हुई, उन खानदानों को कभी सोचा नहीं गया। वो आज भी कचहरियों में इस्लामाबाद की जो है वो डैमेजेस के क्लेम और कुछ और कॉम्पनसेशन के क्लेम फाइल करके जो है लटक रहे हैं। तो माशाल्लाह से मलिक साहब का इन्फ्लुएंस है जो प्रिवेल कर जाता है। अच्छा, इसी पे जनाब ये जो इन्फ्लुएंस है जो प्रिवेल करता रहता है, और इसके साथ साथ मैं ज़रा बल्दिया टाउन पे भी बात करना चाहूँगा। अगले सेगमेंट में गुफ्तगू जारी रहेगी। कराची की बात कर रहे हैं, सिंध सूबे की बात कर रहे हैं, रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे कराची शहर और सिंध सूबे के मुतालिक। हमारे साथ हैं मुबशर जैदी साहब और जबरान नासिर साहब। मुबशर साहब, सबसे पहले तो सर आपके शो को भी कमेंट करें, जितना आपने बल्दिया टाउन को कवरेज दी एक ऐसे वक्त में जब उसकी कवरेज पर बहुत सारी पाबंदियां थीं। अब जनाब वो जो केस है उसको 7 साल होने को जा रहे हैं, उसमें कोई उस तरह डेवलपमेंट नहीं नजर आई। लोग चार्जशीट हुए, इंडाइट हुए, जो मेन कसूरवार जो एलेज्ड हैं वो अभी भी मुल्क से बाहर हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, अगेन कराची वाले बेचारे सिर्फ देख ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था, डिज़ास्टर है और कलेक्टिव मर्डर कह लें आप इसको। लेकिन उसके बावजूद जो है, जहां 260 लोगों के मरने के ऊपर कोई केस जो है आगे नहीं बढ़ पाया हो, तो उसमें तो ये छोटे मोटे केस तो फिर आप छोड़ ही देना। तो ये तो हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक सीधा सीधा एक ब्लॉट है कि जनाब ये जो है बहरिया टाउन कह रहे हो, बल्दिया टाउन के केस का क्या हुआ। मसला अगेन वही है कि देखिए, यहाँ सब के सब, जैसे जिब्रान ने भी कहा एलीट के बारे में, कि शहर की जो एलीट है या इस खैर हमारे मुल्क की एलीट है, वो इस बात को कोशिश करती कि गरीब को इंसाफ ना मिले, गरीब को जितना कुचल दिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा। और ये बल्दिया टाउन जो है ये उसी चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि आप सब कुछ कर ले वो तो भला हो। जैसे जिब्रान ने कहा कि सिविल सोसाइटी ने उस यूरोपियन जर्मन कंपनी को अप्रोच करके उनके घर वालों के लिए कुछ कंपनसेशन ले ली, अदरवाइज़ तो हुकूमत पाकिस्तान ने तो उनको बिल्कुल लावारिस छोड़ ही दिया। केस भी लावारिस है, उनके घर वाले भी मेरे ख्याल में अब मायूस ही हो गए हैं कि इंसाफ तो मिलना नहीं है। चलो अगर कुछ कंपनसेशन वो भी पाकिस्तान की हुकूमत ने उस तरह से नहीं दी जिस तरह से यूरोपियन कंपनी ने दी है। तो ये तो हमारे सामने आईना ही है, इससे आगे मैं क्या कहूँ। सेम क्वेश्चन टू यू सर, लेबर राइट्स के बारे में क्या ज़्यादा डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और होती है। कराची में कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पायलर है, बहुत ऐसे अदारे हैं जनाब, पायलर है जिसने सब कुछ किया। उसके अलावा आप ये देखो कि ये जो गडानी शिप ब्रेकिंग वाला वाकया हुआ था जिसमें मजदूर मरे थे, उसमें कुछ लेबर राइट्स के रहनुमा सामने आए थे, नासिर मंसूर हैं और दूसरे इवन फैसल ईदी भी उसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो इस शहर में लेबर राइट्स के हवाले से काम हो रहा है, लेकिन बात वही है, जब तक हुकूमत उसकी ओनरशिप नहीं लेगी, प्राइवेटली करते हैं लोग, जैसे गडानी के केस में हुआ या बल्दिया टाउन के केस में हुआ, दोनों में उन्होंने कंपनसेशन ले दी, इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि इंसाफ का काम, इंसाफ तो रियासत का काम है ना देना, इंडिविजुअली मैं तो इंसाफ नहीं ले सकता। तो इंसाफ तो नहीं मिला, मगर हाँ कंपनसेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए कुछ काम हुआ है। जहाँ तक हुकूमती सतह पर है तो ज़ीरो है, मजदूर का ज़ीरो है। अच्छा मुबशर साहब, क्योंकि वक्त हमारा ज़रा कम हो रहा है, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दें, अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।